हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पर्सनल कोच दिव्यम हियर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट 2 ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंड एज यू ऑलरेडी नो दिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स बिगिन। एक्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले एक्ट 1 को समझिए, उसका वीडियो देखिए और फिर एक्ट 2 को पढ़िए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, लेट्स बिगिन। ट्रम्पेट्स बजते हैं और प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो कि एक काले रंग का इंसान है और उसने वाइट कपड़े पहने हैं, वो उस रूम के अंदर आता है। ये जो रूम है वो पोर्शिया के घर में है और उसके पीछे उसके 4 नौकर भी आते हैं और उनके अपने अपने कॉस्ट्यूम्स हैं। अभी वो प्रिंस है, इसलिए कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। और मोरक्को पोर्शिया को जीतने की कोशिश करता है। हम एक्ट 1 में देख चुके हैं कि पोर्शिया को कितने सारे लोग जीतने के लिए आते हैं, उसके साथ शादी करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पोर्शिया के पिताजी मरने से पहले उन्होंने एक गेम डिज़ाइन किया था ताकि पोर्शिया की शादी एक सही इंसान से हो। तो जस्ट लाइक अदर प्रिंसेस, मोरक्को का जो प्रिंस है वो भी आता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसको देखने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। तो वो कहता है कि मेरी स्किन कलर को देख के मुझे मत जज करो। मैं जब पैदा हुआ तब बहुत धूप थी और इसीलिए मैं काला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि मैं कोई और नॉर्मल इंसान की तरह ही हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तुम मुझे किसी और इंसान के साथ कंपेयर कर सकती हो जो कि तुम्हारे एरिया में बेस्ट है। मैं उनके साथ compete करूँगा और जीतूँगा। मैं अपनी स्किन को कट करूँगा और उसमें से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड को तुम्हारे बेस्ट कंपटीटर के ब्लड के साथ कंपेयर करने के लिए भी रेडी हूँ और तुम्हें ये प्रूव करने के लिए रेडी हूँ कि मैं एक बहुत नॉर्मल और शक्तिशाली इंसान हूँ। मुझसे बहुत सारे मोरक्कन लोग डरते हैं और मोरक्कन लड़कियां हैं, वो जो है मुझे जीतना चाहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो इसके जवाब में पोर्शिया कहती है, अच्छा दिखना ही एक क्राइटेरिया नहीं होता किसी का दिल जीतने के लिए। वो कहती है कि मेरे बाकी भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पिताजी ने ऐसा कोई गेम डिज़ाइन नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचती, शायद तुम्हें एक मौका दे देती मुझे जीतने के लिए। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है कि थैंक यू, ऐसा बोलने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मुझे कैस्केट्स दिखाओ, मुझे तुम्हारा गेम दिखाओ कि क्या करना है, रूल्स क्या है, और मैं वो गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। और मैं कसम खाता हूँ मेरी तलवार की, मैं उस तलवार की कसम खाता हूँ जिसने शाह ऑफ पर्शिया को मारा, पर्शियन प्रिंस को मारा और सुल्तान सुलेमान को 3 बार हराया। मैं इसकी कसम खाता हूँ इस तलवार की कि मैं इस दुनिया के शूरवीरों को मार गिराऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं सबसे ब्रेव बिहेव करने की कोशिश करूंगा। मैं ब्रेवर देन द ब्रेवेस्ट मैन बनने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मदर बियर से उनके बियर कब्ज भी छीन सकता हूँ। मैं एक भूखे शेर को भी सता सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जीतने के लिए। लेकिन जब तुम ये कह रही हो कि मुझे गेम खेलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं है। मान लो अगर हरक्यूलिस, जो कि एक बहुत ताकतवर हीरो था अपने टाइम में, हरक्यूलिस और उसके सेवक के बीच अगर डाइस गेम खिलवाया और अगर उसका सर्वेंट जीत गया तो हरक्यूलिस की कितनी बेइज्जती होगी। और ये जो तुमने गेम बताया उससे मुझे नहीं लगता कि कोई राइट पर्सन सिलेक्ट हो सकता है तुमसे शादी करने के लिए। तो पोर्शिया कहती है कि देखो, तुम्हें अपने चांसेस लेने पड़ेंगे। या तो तुम गेम खेलो ही मत, और या तो फिर अगर खेलने के लिए रेडी हो तो ये सोच लो कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें और किसी वुमेन से शादी करने की परमिशन नहीं है। तुम ये कसम खाओगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से शादी नहीं करोगे।
मोरक्को सोचता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं अगर हार गया इस गेम में तो मैं किसी भी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। पोर्शिया कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मंदिर चलते हैं और खाना खा लो, डिनर कर लो, उसके बाद तुम ये गेम खेल सकते हो। मोरक्को कहता है कि ठीक है, मैं अपना लक आजमाने की पूरी कोशिश करूँगा, या तो मैं सबसे लकीएस्ट इंसान बनूंगा या तो मैं सबसे अनलकी इंसान बनूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ सीन 1 एक्ट 2। और फिर क्योंकि वो प्रिंस है तो बहुत सारे ट्रम्पेट्स वहाँ के लोग बजाते हैं और वो और उनके सर्वेंट्स उस रूम से बाहर चले जाते हैं। सीन 2 जो है वो एक वेनिस की स्ट्रीट में होता है और लॉन्सलॉट जो है वो आता है। अब देखो, जैसे मैंने एक्ट 1 में कहा था कि शेक्सपियर के सारे जो वर्क्स हैं दे आर रिटन एज इफ दे आर एनेक्टेड ऑन स्टेज। तो आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने, या तो फिर इंग्लिश के जो HOD है, इंग्लिश के टीचर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि शेक्सपियर का प्ले एनेक्ट होना चाहिए। तो दिस मेक्स इट ईजियर फॉर यू कि जब ऑलरेडी लिखा है एंटर लॉन्सलॉट, मतलब लॉन्सलॉट को स्टेज के ऊपर आना है, तो इसीलिए शेक्सपियर को प्ले राइट कहा जाता है, वन हु कैन राइट अमेजिंग प्लेज इन इंग्लिश। ओके, तो सीन 2 की शुरुआत होती है वेनिस की एक गली से, ठीक है, और लॉन्सलॉट अकेला है यहाँ पे और वो मन ही मन ये सब सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं इस जू से भाग गया तो मुझे गिल्टी फील होगा। अब ये किसकी बात कर रहा है? अब लॉन्सलॉट जो है वो यहाँ पे शाइलॉक, जो कि हमने एक्ट 1 में देखा, ही इज़ अ मनी लेंडर, ठीक है, शाइलॉक के लिए काम कर रहा है, वो उसका सेवक है। तो लॉन्सलॉट शाइलॉक के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर मैं उससे भाग गया तो मुझे गिल्टी फील होगा। अब मेरा मन ये कह रहा है कि भागना नहीं चाहिए, लेकिन एक डेविल है जो कि मेरे कंधे पे बैठा है और वो कह रहा है कि भाग जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम अपने पैरों का इस्तेमाल करो और बहादुर बनो और भाग जाओ। लेकिन मेरा कंसाइंस या तो फिर मेरी इंस्टिंक्ट, मेरे इनर फीलिंग्स है, वो मुझे कह रही है नहीं, काम डाउन, बी कूल, डू नॉट रन अवे। तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है और मेरा मन उसके कॉन्ट्ररी में कह रहा है कि माई गुड फ्रेंड लॉन्सलॉट, तुम एक अच्छे लड़के हो, एक ईमानदार इंसान के बेटे हो, तुम्हें कभी भागना नहीं चाहिए। और फिर लॉन्सलॉट खुद को कहता है कि वो इंसान जो भी ईमानदार रहेगा वो उसकी माँ होगी, क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को चीट किया था। तो मन ही मन वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसको भागने का मौका मिला शाइलॉक से दूर तो वो ज़रूर भाग जाएगा। और फिर वो ये भी सोच रहा है कि अगर दुनिया में कोई डेविल है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाइलॉक है। तो लॉन्सलॉट ये सोच रहा है कि डेविल की एडवाइस उसको मान लेनी चाहिए। वो डेविल को कह रहा है, एक इमेजिनरी डेविल जो उसके कंधे पे बैठा है, वो उसको कह रहा है कि टेल मी टू रन एंड आई विल रन, मुझे सिर्फ तुम बताओ कि मुझे भाग जाना चाहिए और मैं सच में भाग जाऊंगा। और ऐसे में गॉबो एक बास्केट लेकर उसके पास आता है। गॉबो कहता है उसको, एक्सक्यूज मी यंग मैन, मैं इस जू के घर तक कैसे पहुंच सकता हूँ? लॉन्सलॉट कहता है खुद को, गुड हेवंस, ये तो मेरे ही पिताजी हैं, लेकिन ये मुझे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि वो हाफ ब्लाइंड है, वो ज़्यादा देख नहीं सकते। और वो कह रहा है कि वो अंधे तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हाफ ब्लाइंड नहीं है, वो टोटली ब्लाइंड है। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उनको तंग करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं उनके साथ एक प्रैंक खेलता हूँ, उनका मजाक बनाता हूँ। तो लॉन्सलॉट कहता है कि आप एक काम करो, आगे जाके राइट ले लो, फिर नेक्स्ट टर्न पे नहीं और उसके बाद वाले टर्न पे आप लेफ़्ट टर्न करो, और फिर उसके बाद वाला जो टर्न आएगा वहाँ पे लेफ़्ट नहीं और राइट भी नहीं, लेकिन नीचे की ओर आप चले जाओ और वहाँ पे आपको मिलेगा उस जू का घर। गॉबो कहता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट डायरेक्शंस हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि लॉन्सलॉट नाम का इंसान जो यहाँ पे रहता था, क्या वो अभी भी यहाँ पे रहता है? लॉन्सलॉट, क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप उसी की बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा प्राइड फील करके कहता है कि क्या तुम उस मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में पूछ रहे हो? और वो मन ही मन सोच रहा है कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा प्रैंक खेलने वाला हूँ। तो वो वापस उसको पूछता है कि
क्या तुम सच में मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो? तो गॉबो कहता है कि वो कोई मास्टर वास्टर नहीं है, वो एक गरीब इंसान का बेटा है। और आ, वो जो उसके पिताजी हैं वो एक गरीब इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, और वो लंबे समय तक जिंदा रहने वाले हैं। लॉन्सलॉट कहता है कि आ, उसके पिता को जो सोचना है वो सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं? मास्टर लॉन्सलॉट की। गॉबो कहता है कि प्लीज़ उसको मास्टर मत बुलाओ, उसको सिर्फ लॉन्सलॉट बुलाओ। तो लॉन्सलॉट कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें दोबारा पूछूंगा, क्या तुम उस मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में पूछ रहे हो? गॉबो कहता है कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉन्सलॉट थोड़ा सा उसको घुमा के कहता है कि आ, वो मर चुका है ऑलरेडी। गॉबो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का मुझे मेरे बुढ़ापे में सपोर्ट करने वाला था, जब मैं बीमार हूँ तो वो मेरी मदद करने वाला था। लॉन्सलॉट कहता है कि क्या मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ? मैं किसी को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? और फिर वो फाइनली सवाल पूछता है उस बूढ़े आदमी को कि पिताजी, क्या सच में तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? गॉबो कहता है कि गॉड कैन हेल्प मी, लेकिन मैं तुमको नहीं जानता। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या मेरा बेटा जिंदा है या मर चुका है? लॉन्सलॉट कहता है कि सच में तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? गॉबो कहता है कि सर, मैं अंधा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, सच में नहीं जानता। लॉन्सलॉट कहता है कि अगर तुम अंधे नहीं भी होते तब भी शायद तुम्हारी आंखें मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और अगर किसी बाप को उसके बच्चे को पहचानना होगा तो वो बाप जो है उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका कैरिंग जो है और सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं हो, इसलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम मुझे ब्लेसिंग्स दे दो और मैं तुम्हारे बेटे के बारे में और बताऊंगा तुमको। और वो कहता है कि आ, एक इंसान का बेटा कोई छुपा के रख सकता है, लेकिन ट्रूथ जो है वो हमेशा आ, छुप नहीं सकता, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। गॉबो कहता है कि प्लीज़ खड़े हो जाओ, ब्लेसिंग के लिए झुको मत। मुझे 100% पता है कि तुम मेरे लड़के नहीं हो सकते। लॉन्सलॉट कहता है कि कम ऑन, अब ज़्यादा मजाक मत करो, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग दो। मैं खुद लॉन्सलॉट हूँ, मैं आपका लड़का ही हूँ और आप ही का चाइल्ड हूँ, तो मुझे आप ब्लेसिंग दे सकते हो। गॉबो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे हो। लॉन्सलॉट कहता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन फैक्ट यही है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं एक ज्यू का नौकर हूँ, और मार्गरी आपकी बीवी है और मेरी माँ है। गॉबो कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मेरी बीवी का नाम मार्गरी है। अगर तुम लॉन्सलॉट हो तो तुम मेरा ही खून हो, मेरा ही फ्लैश हो। और वो फिर, क्योंकि वो अंधा है, वो अपना हाथ आगे करता है और लॉन्सलॉट के चेहरे को फील करने की कोशिश करता है, और वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो सोच रहा है कि कितने सारे बाल उग चुके हैं उसकी दाढ़ी में। वो कहता है कि तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं दाढ़ी में कि इससे कम बाल तो मेरे घोड़े डॉबिन की पूंछ में है। लॉन्सलॉट कहता है कि तो फिर डॉबिन की जो पूंछ है वो उल्टी उग रही होगी, और मुझे 100% पता है कि मेरी दाढ़ी के बाल जो हैं वो तुम्हारे घोड़े डॉबिन की टेल से तो कम ही है। और कॉबो कहता है कि कितने बदल चुके हो तुम और तुम्हारे मास्टर के बीच कैसा चल रहा है? मैं उसके लिए एक तोहफा लाया हूँ, तुम मुझे बताओ तुम कैसे हो? लॉन्सलॉट कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं भाग जाने वाला हूँ। मैं यहाँ से भागने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे बस यहाँ से कैसे भी करके छुटकारा चाहिए। मेरा जो मास्टर है वो कम्प्लीटली एक ज्यू है, और तुम उसको तोहफा देने के लिए आए हो। तुम एक काम करो, फांसी का फंदा लेके आओ और उसको फांसी पे चढ़ जाने के लिए कहो, क्योंकि वो मुझे भूखा मार रहा है। आप मेरी रिब्स तक गिन सकते हो, और मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए। तुम मुझे अपनी प्रेजेंट दो और मैं किसी और को दूंगा, और वो इंसान का नाम है मास्टर बस्सानियो।
और मैंने सुना है कि मास्टर बसानियो अपने नौकरों को अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म्स देता है। और वो कहता है कि अगर मुझे उसके साथ काम करने का मौका नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर ऐसे में ही बसानियो आता है और लॉन्सेलॉट उसके सामने दिखता है और वो कहता है कि मैं कितना लकी हूँ, मास्टर बसानियो यहीं पे आ रहा है, तो चलो पापा मैं और आप उसके साथ बात करते हैं। अगर मैं उस ज्यू के साथ अभी भी काम कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे ज्यू बुला सकते हो। और फिर बसानियो और लियोनार्डो और एक या दो अटेंडेंट्स वहाँ पे आते हैं। बसानियो कहता है अपने अटेंडेंट्स को, यानी कि वो काम सौंप रहा है, वो कह रहा है कि ओके अटेंडेंट्स, एक काम करो, तुम आगे बढ़ो और सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाओ। अब खाना रेडी हो जाना चाहिए 5 बजे तक, और मेक श्योर कि ये जो खत हैं, ये जो लेटर्स हैं वो डिलीवर हो जाए। यूनिफॉर्म्स बन जाने चाहिए और ग्रेशियानो को कहो कि मेरे पास आए, मुझसे मिले वेरी सून। और सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम को नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। लॉन्सलॉट अपने पापा को कहता है कि पापा प्लीज़ आप उनसे बात करो और मुझे काम दिलवाओ, मुझे इस क्यू के अंडर काम नहीं करना है। गॉबो कहता है बसानियो को गॉड ब्लेस यू। बसानियो कहता है कि थैंक यू, तुम्हें मुझसे क्या काम है। गॉबो कहता है कि ये मेरा बेटा है, वो बहुत ही गरीब है। लॉन्सलॉट कहता है कि गरीब नहीं, लेकिन ये एक रिच ज्यू का नौकर है जो कि मेरे पापा आपको आगे बताएंगे। तो लॉन्सलॉट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है क्योंकि उसको बसानियों के लिए काम करना है। उसने अपने पापा को कहा बात करने के लिए, लेकिन वो बीच बीच में बोल रहा है। गॉबो कहता है कि ही वॉन्ट्स वेरी मच सर, एज वन माइट से, टू वर्क फॉर। वो आपके लिए काम करना चाहता था, लेकिन लॉन्सलॉट फिर से इंटरप्ट करता है और कहता है कि मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, मैं एक ज्यू के लिए काम करता हूँ और बाकी मेरे पापा बताएंगे। गॉबो कहता है वापस कि वो और उसके मास्टर के बीच एग्जैक्टली फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन फिर लॉन्सलॉट वापस इंटरप्ट करता है और कहता है कि ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ, ट्रूथ ये है कि ज्यू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और वो मुझे कंपेल कर रहा है, और मेरे जो पापा हैं जो कि एक ओल्ड मैन है वो आपको बताएंगे कि। फिर वापस गॉबो उसको इंटरप्ट करता है। मेरे पास एक प्रेजेंट है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर वापस लॉन्सलॉट इंटरप्ट करता है, वो कहता है कि लंबी कहानी को छोटी बना देता हूँ, ये रिक्वेस्ट मेरे लिए है और एक अच्छे इंसान की तरह मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ। और ये जो ओल्ड मैन है, जो पुअर मैन है, वो अब बसानियो जो है इस कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है। और बसानियो कहता है कि तुम दोनों में से किसी भी एक को बोलना पड़ेगा। वन ऑफ यू डू द टॉकिंग, आप लोगों को क्या चाहिए। लॉन्सलॉट तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे आपके लिए काम करना है। गॉबो कहता है कि एग्जैक्टली यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बसानियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, तुम क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हारे मास्टर से बात कर ली है, तुम्हारे मास्टर शाइलॉक से बात कर ली है, और उसने खुद मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। अगर तुमको उस ज्यू को छोड़ना है और एक पुअर जेंटलमैन के साथ काम करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। लॉन्सलॉट कहता है कि क्या तुम्हें पुराना प्रोवर्ब पता है, द ग्रेस ऑफ गॉड इज इनफ सर। ये जो ग्रेस ऑफ गॉड है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आपके और मेरे बॉस के बीच, और आपको ग्रेस ऑफ गॉड ज़्यादा मिलेगा, आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड रहेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास ऑलरेडी ग्रेस ऑफ गॉड बहुत है, वो बहुत अमीर है। बसानियो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, और वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ जाओ और अपने पुराने मास्टर के पास जाओ और उसको इन्फॉर्म करके उसको छोड़ के तुम मेरे घर के पास आओ। और फिर बसानियो अपने अटेंडेंट्स को कहता है कि लॉन्सेलॉट को एक अच्छा सा यूनिफॉर्म मिलना चाहिए और मेक श्योर कि उसको यूनिफॉर्म टाइम पे मिल जाए। लॉन्सलॉट कहता है कि फादर प्लीज़ आगे बढ़िए।
तो लॉन्सलॉट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मजाकिया बन जाता है। वो कहता है कि पापा, आ, मुझे जॉब नहीं मिल सकती है, मैं बात भी नहीं कर सकता ठीक से। और वो फिर अपने पाम की ओर देखता है और वो कहता है कि अगर पूरे इटली में किसी इंसान का अगर पाम देखोगे और अगर किसी इंसान का पाम अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ मेरा है। मैं बाइबल की कसम खा के कह सकता हूँ, मेरे लक बहुत अच्छे हैं। और वो अपने पाम की लाइंस को देख रहा है और वो बोल रहा है कि ये देखो, ये मेरी लाइफ लाइन है, इसमें कुछ बीवियाँ भी है, 15 बीवी तो कुछ नहीं है, 11 इसमें विडो है, 9 मेड्स है। और ये एक हम्बल बिगिनिंग है एक अच्छे इंसान के लिए। और मेरे हाथ ये दिखा रहे हैं कि मैं शायद 3 बार डूब सकता हूँ और मेरी लाइफ डेंजर में हो सकती है जब मैं किसी और इंसान की बीवी के साथ बेड पे पकड़ा जाऊँ। लेकिन ये जो छोटी छोटी लाइंस है वो एस्केप रूट्स हैं, मैं इन लाइंस से एस्केप कर सकता हूँ। इफ़ लक्स लेडी, अगर लक एक वुमेन है तो उसका ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है। तो फादर लेट्स गो, और मैं इस जू को 1 मिनट में छोड़ दूंगा। लॉन्सलॉट और गॉबो वहाँ से निकल जाते हैं। बसानियो कहता है कि प्लीज़ लियोनार्डो, सोचो इसके बारे में। और वो उसके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर देता है और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ले चुके हैं और रेडी है, और तुम जल्दी करो, मेरा रात को डिनर है। और एक ऐसे इंसान के साथ डिनर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो लियोनार्डो कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपने जो कहा वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे ग्रेशियानो आता है। ग्रेशियानो लियोनार्डो को कहता है कि तुम्हारा मास्टर है कहाँ। लियोनार्डो कहता है कि हाँ, वो वहाँ पे चल रहे हैं। और लियोनार्डो भी वहाँ से निकल जाता है। फिर ग्रेशियानो कहता है, वो एक्चुअली बसानियो को पुकार रहा है और बसानियो भी उसको देख के खुश होता है। और ग्रेशियानो कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, आई हैव सम फेवर टू आस्क। बसानियो कहता है कि तुम मुझे पूछो, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो मुझसे, और मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तो ग्रेशियानो कहता है कि मुझे प्लीज़ आप मना मत करो, लेकिन मैं आपके साथ बेलमोंट जाना चाहता हूँ। बसानियो कहता है कि वेल, अगर आपको जाना है, सच में जाना है, तो आप मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन सुनो मेरी बात। कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड बिहेव करते हो, छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हो, और तुम्हारी आवाज़ जो है वो बहुत ही लाउड और रूड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तुम्हारे ऊपर और तुम जैसे लोगों के ऊपर, कुछ उसमें गलत नहीं है। लेकिन जहाँ पे लोग तुमको नहीं पहचानते, तुम्हारा बिहेवियर शायद वाइड लगे लोगों को, तो थोड़ा सीरियस बिहेव करने की कोशिश करो। या तो फिर बेलमोंट के लोग मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगे कि शायद ये लोग गलत लोग हैं, और ऐसे ही चक्कर में मैं पोर्शा को भी घुमा दूंगा। तो तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा अच्छे से अगर तुमको बेलमोंट आना है मेरे साथ। ग्रेशियानो कहता है कि सुनो बसानियो, सो सिनोर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल टाइटल दे गिव टू समवन। सिनोर बसानियो, वो ग्रेशियानो बसानियो को कह रहा है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अच्छा दिखूंगा, अच्छे से बात करूंगा, सबका रिस्पेक्ट करूंगा, और मैं एक मैनरेबल इंसान की तरह बिहेव करूंगा। और मैं जब कोई मुझे पूछेगा तब भी मैं बात करूंगा, और मैं ऐसे बात करूंगा मानो मैं अपनी दादी माँ को प्लीज़ कर रहा हूँ, उसको खुश कर रहा हूँ। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो तुम ज़िंदगी में मुझे कभी ट्रस्ट मत करना। बसानियो कहता है कि देखते हैं तुम वहाँ पे कैसे बिहेव करते हो, देखा जाएगा। ग्रेशियानो कहता है कि ओके, लेकिन वो मैनरिज्म की बात मैंने की, वो आज रात के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे जज करना स्टार्ट करो कल से, या तो फिर उस दिन से जब मैं बेलमोंट आऊँ। आज की रात मैं अच्छा बिहेव नहीं करने वाला हूँ। तो बसानियो कहता है कि नो, अगर आज रात तुमने सीरियस बिहेव किया तो वो शर्म की बात होगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मज़े करो,
अब देखो, मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो आई विल सी यू सून। ग्रेशियानो कहता है कि मुझे भी लोरेंजो को ज्वाइन करना है और बाकी लोगों को भी ज्वाइन करना है, और मैं 100% डिनर टाइम पे तुम्हें मिलूँगा। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ सीन 2। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्ट 2 सीन 3। जेसिका और लॉन्सलॉट आते हैं कहाँ पे? वो एक रूम है शार्लॉक के घर में। जेसिका लॉन्सलॉट को कहती है कि आई एम सॉरी, तुम मेरे पिताजी को ऐसे छोड़ के जा रहे हो। हमारे घर में ऑलरेडी नर्क बना हुआ है और तुमने उसको चेयर अप किया लाइक अ फनी डेविल, लेकिन गुड बाय। ये तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारे डकट्स ले लो, और तुम लॉरेंजो को जल्द ही मिलने वाले हो डिनर पे, और ये तो तुम्हारा नया मास्टर है, उसका वो गेस्ट बनने वाला है, तो ये लेटर उसको दे देना। तो जेसिका उसको एक लेटर देती है और वो कहती है कि ये जो भी काम मैंने तुमको दिया है वो सीक्रेटली करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा मुझे देख ले तुमसे बात करते हुए। लॉन्सलॉट जो है वो रोने लगता है और वो उसको गुड बाय कहता है जेसिका को, और वो कहता है कि मेरे आंसू है वो ही दिखा रहे हैं कि मेरे फीलिंग्स क्या है फॉर माई स्वीट ज्यू। वो कहता है कि 100% कोई तो क्रिश्चियन होगा जो एक चाल चलेगा तुम्हें पाने के लिए, लेकिन गुड बाय। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई मैन या कोई मेल रो रहा हो। जेसिका उसको गुड बाय कहती है। लॉन्सलॉट वहाँ से निकल जाता है। जेसिका कहती है कि ओ गॉड, ये कितना बड़ा पाप किया मैंने, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। मुझे शर्म आ रही है मेरे पापा की डॉटर कहलाते हुए, लेकिन मुझे एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि मैं उसका ही ब्लड हूँ, उसका बिहेवियर नहीं है मेरे अंदर। तो वो मन ही मन सोच रही है कि ओ लोरेंजो, अगर तुमने अपनी प्रॉमिस रखी तो मैं 100% तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी और अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दूँगी। और वहाँ पे वो एग्ज़िट करती है, रूम के बाहर चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीन नंबर 4 क्या कहता है। सीन नंबर 4 कहाँ पे होता है? इट इज़ एट द सेम स्ट्रीट इन वेनिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोरेंजो, ग्रेशियानो, सोलेनियो और सलेरियो ये सारे एक गली में मिलते हैं वेनिस की, जैसे मैंने बताया, और उन्होंने कुछ तो प्लान बनाया है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है और वेल प्लान्ड नहीं है, और सब लोग क्वाइट कॉन्फिडेंट नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ, विच इज़ वेरी स्मॉल। समरी के बाद हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कौन एग्जैक्टली क्या कहता है। तो लोरेंजो ये सजेस्ट करता है कि डिनर टाइम पे वो अपना भेस बदल के चोरी छुपे निकल जाएं, लेकिन सलेरियो ऐसा पॉइंट आउट करता है कि उनके पास टॉर्च बेरर नहीं है। टॉर्च बेरर मतलब ऐसे बंदे जो टॉर्च कैरी करे। और सोलेनियो ये सोच रहा है कि जब तक ये प्लान ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसको एग्जीक्यूट करना और इसके बारे में सोचना और इससे आगे की प्लानिंग करना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लॉन्सलॉट यानी कि यंग गॉबो जो हमने देखा पिछले एक्ट में, जेसिका का लेटर लेके वो वहाँ पे पहुँचता है, और लोरेंजो ये लेटर रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और जब लोरेंजो को ये पता चलता है कि लॉन्सेलॉट ने शार्लॉक को डिनर पे इनवाइट किया है अलॉन्ग विथ बसानियो, लोरेंजो लॉन्सेलॉट को एक लेटर डिलीवर करने के लिए कहता है जेसिका को, ठीक है। और जब लॉन्सेलॉट वहाँ से निकल जाता है, लोरेंजो ने एक सीक्रेट रिवील किया। उसने कहा कि फाइनली मुझे टॉर्च बेरर मिल चुका है। तो लोरेंजो सबको कहता है कि हम सब ग्रेशियानो के घर पे मिलेंगे, उस दिन की शाम को मिलेंगे। और फिर वो और ग्रेशियानो अकेले रह जाते हैं रूम में, और फिर वो जेसिका का लेटर पढ़ते हैं। और लेटर में ये लिखा रहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मेरे पापा से मुझे मुक्ति दो, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ और मेरे पास सारा सामान
रेडी है, पैक किया हुआ है, सारा सोना और मैन सर्वेंट्स पैक्ड है और मैं यहाँ से भागने के लिए तैयार हूँ। लॉरेंजो ये डिक्लेयर करता है कि अगर इस लड़की को कुछ प्रॉब्लम हुई लाइफ में तो वो इसीलिए होगी क्योंकि उसका बाप जो है वो बहुत ही बेकार इंसान है, और इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद एक अच्छी लड़की नहीं है और वो खुद चोरी कर रही है। लॉरेंजो एक लेटर देता है ग्रेशियानो को और उस लेटर में ये लिखा होता है कि जेसिका उसकी टॉर्च बेरर बनेगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्ट 2 सीन 4। लेट्स बिगिन। लॉरेंजो कहता है कि नहीं, हम लोग डिनर टाइम पे चोरी छुपे निकल जाएंगे और भेस भी बदल लेंगे, मास्क पहन लेंगे जो कि मेरे घर पे है, और 1 घंटे में वापस आएंगे। ग्रेशियानो कहता है कि लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की है। सैलारिनो कहता है कि हमने ये तक डिसाइड नहीं किया कि हमारा टॉर्च बेरर कौन बनेगा। सलेनियो कहता है कि ये जो मैस्करेड पार्टी है वो एक मजाक बन सकता है अगर हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं किया। लॉरेंजो कहता है कि अभी सिर्फ 4 बजे हैं, हमारे पास 2 और घंटे बाकी हैं तैयार होने के लिए। ऐसे में लॉन्सेलॉट एक लेटर लिए अंदर आता है। लॉरेंजो उसको पूछता है, हे लॉन्सेलॉट, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हाल चाल। लॉन्सेलॉट कहता है कि अगर इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन ओपन दिस लेटर, और तुम खुद पता कर सकते हो कि इस लेटर में क्या लिखा है। लॉरेंजो उसको जवाब देता है कि हाँ, ये लेटर किसका है ये मैं जानता हूँ, ये जो हैंड राइटिंग है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जिसने भी ये लेटर लिखा है वो इस हैंड राइटिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रेशियानो कहता है कि फिर तो ये लव लेटर होना चाहिए। लॉन्सेलॉट लॉरेंजो को पूछता है, मे आई बी एक्सक्यूज्ड सर। तो लॉरेंजो उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो इस तरीके से। लॉन्सेलॉट कहता है कि मैं अपने पुराने बॉस को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो कि एक जू है, और वो मेरे नए मास्टर के साथ डिनर करने के लिए आने वाला है। मेरा नया मास्टर एक क्रिश्चियन है। लॉरेंजो कहता है कि रुको, ये लेके जाओ, और लॉरेंजो लॉन्सेलॉट को पैसे देता है। और लॉरेंजो कहता है कि जेसिका को बता दो कि मैं उसकी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, आई विल नॉट फेल हर, और ये सब उसको प्राइवेटली बताना। और फिर लॉरेंजो सबको कहता है कि गो जेंटलमैन, सब चलते हैं और मैस्करेड के लिए तैयार हो जाते हैं, और मुझे पता चल गया है कि किसको हमारा टॉर्च बेरर बनना चाहिए। लॉन्सेलॉट वहाँ से निकल जाता है। सलेनियो कहता है, ऑल राइट, मैं सारी चीज़ें रेडी करता हूँ। सलेनियो कहता है, मैं भी। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज सेलेरिनो एंड दिस इज सोलेनियो। लॉरेंजो कहता है, मुझे और ग्रेशियानो को उसके घर पे मिलो 1 घंटे में। सेलेरिनो कहता है, इट्स गुड वी आर डूइंग दिस, ये अच्छी बात है कि हम ये सब कर रहे हैं। ग्रेशियानो कहता है कि wasn't that letter from Jessica, ये लेटर जेसिका से ही था ना। तो उसके जवाब में लॉरेंजो कहता है, मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। जेसिका ने मुझे बताया था कि मैं और जेसिका कैसे भाग सकते हैं। जेसिका ने मुझे बताया था कि वो कैसे अपने खुद के पापा के घर से निकल सकती है, और उसने मुझे ये भी बताया कि उसके घर में कितना ज़्यादा सोना और ज्वेल्स पड़े हुए हैं, कितना पैसा भरा हुआ है, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो कौन सा ऐसा यूनिफॉर्म पहनेगा एज अ डिस्गाइज, बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो कौन सा नकाब पहनेगी, कौन सा मास्क पहनेगी, और अगर उसका बाप मरता है और उसको स्वर्ग मिलता है तो उसके बाप को स्वर्ग इसलिए मिलेगा क्योंकि उसकी बेटी इतनी अच्छी है। जेसिका कभी भी बैड लक का शिकार नहीं होगी, और अगर हुई भी तो वो इसलिए होगी क्योंकि
उसके फादर, उसका पिता जो है वो अच्छा इंसान नहीं है। और फिर लोरेंजो ग्रेशियानो को एक लेटर देता है और वो उसको कहता है साथ चलने के लिए। और तुम जेसिका को ये बता सकते हो, लोरेंजो टेल्स ग्रेशियानो दैट टेल जेसिका, तुम जेसिका को ये बता सकते हो कि जो ब्यूटीफुल जेसिका है विल बी माई टॉर्च बेरर। फ्रेंड्स, दिस वॉज सीन नंबर 4। अब देखते हैं सीन नंबर 5। तो ये सीन कहाँ पे होता है? शाइलॉक के घर के सामने। पहले मैं इसकी समरी बता देता हूँ। इफ़ यू वांट आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, मेरे साथ समझ सकते हो, या तो फिर समरी के बाद यू कैन जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट सीन। तो ये कहाँ पे होता है? ये शाइलॉक के घर के सामने होता है। शाइलॉक लॉन्सेलॉट के साथ बात कर रहा है और लॉन्सेलॉट शाइलॉक को लेने के लिए आया है, इनवाइट करने के लिए आया है फॉर हैविंग डिनर विद बसानियो। लॉन्सेलॉट एक क्लाउन भी है, एक सर्वेंट भी है इस वक्त, और जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के, उसमें जितने भी क्लाउन्स रहते हैं उनका एक ही काम रहता है, कमेंट्स करना और बाकी सारे कैरेक्टर्स को एंटरटेन करना। शाइलॉक ये कहता है कि लॉन्सेलॉट जल्द ही डिफरेंस देखेगा ऑफ वर्किंग विद दिस मास्टर एंड द प्रीवियस मास्टर। और फिर वो जेसिका को बुलाता है और जेसिका को वो कहता है कि ये जो है कोई ऐसा फ्रेंडली डिनर नहीं है, ये सिर्फ एक फ्लैटरी है, सिर्फ मक्खन मारने के लिए मुझे बुलाया है। वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि वो मुझे लाइक करते हैं। और ये सब दिखाता है कि कैसे शाइलॉक क्रिश्चियंस को हेट कर रहा था। शाइलॉक जेसिका को कहता है कि उसके जाने के बाद जेसिका को घर का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि उसको एक बुरा सपना आया हुआ था। और वो लॉन्सेलॉट जो होता है वो शाइलॉक को परेशान करता है जब वो उसके सुपरस्टिशन, उसके ड्रीम के बारे में सुनता है और वो खुद की कमेंट्स बनाने लगता है। लेकिन शाइलॉक उसको इग्नोर करता है और जेसिका को वार्न करता है कि जो गली है हमारे घर के सामने, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली है और उसको घर के बाहर नहीं देखना चाहिए। जेसिका को घर के बाहर न देखने के लिए शाइलॉक ने वार्न किया। और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद घर के अंदर ये सब क्रिश्चियंस की आवाज़ें चली जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। और शाइलॉक नहीं चाहता कि साउंड ऑफ म्यूज़िक उसके घर के अंदर आए। तो शाइलॉक फिर डिनर के लिए निकल जाता है और उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है और लॉन्सेलॉट के साथ वो निकल जाता है। और लॉन्सेलॉट एक क्लू देता है जेसिका को, एक राइम डिलीवर करता है और जेसिका को बताता है कि एक क्रिश्चियन रहेगा गली में जिसको तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। क्रिश्चियन और कोई नहीं है, यहाँ पे लोरेंजो है जिसके साथ वो भागना चाहती है। शाइलॉक ये सोच रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो फिर भी निकल जाता है और जेसिका उसका ध्यान डाइवर्ट करती है। और उसके बाद शाइलॉक कहता है कि लॉन्सेलॉट का जाना उसके लिए लॉस नहीं है क्योंकि वैसे भी वो बहुत लेज़ी है और जितने भी पैसे लॉन्सेलॉट ने शाइलॉक से बोरो किए थे वो उसके नए मास्टर के साथ वेस्ट करेगा, इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील इफ लॉन्सेलॉट गोज अवे फ्रॉम हिम। और शाइलॉक ये भी कहता है कि लॉन्सेलॉट सोता बहुत था, इसलिए अच्छा है कि वो उसके नए मास्टर के पास जा रहा है। और ये सब होता है। उसके बाद जेसिका अकेली होती है घर पे और वो डिक्लेयर करती है कि वेरी सून उसके एक नए फादर आने वाले हैं लाइफ में और उसके रियल फादर अपनी डॉटर खोने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ऑलराइट, वेयर इज सीन नंबर 5? हियर इट इज। ठीक है, यहाँ पे स्टेज पे कौन कौन आते हैं? शाइलॉक और लॉन्सेलॉट। तो सबसे पहले शाइलॉक कहता है कि तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा वर्किंग अंडर मी और वर्किंग अंडर बसानियो।
और फिर वो जेसिका को रफली बुलाता है। वो कहता है कि जेसिका, तुम इस तरीके से डुक्करों की तरह मत खाया करो मेरे घर पे। और जेसिका, हमेशा सोती रहती हो, कपड़े पहनो और यहाँ पे आओ। लॉन्सेलॉट भी उसको बुलाता है। जेसिका। शार्लॉक उसे पूछता है कि तुम्हें जेसिका को बुलाने के लिए किसने कहा? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा उसको बुलाने के लिए। तो लॉन्सेलॉट मजाक करता है और कहता है कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन ना दूं तो तुम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, तो ये मैंने अपने दिमाग से किया। जेसिका कहती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शार्लॉक कहता है कि देखो, मुझे किसी ने डिनर पे इनवाइट किया है, ये मेरी चाबी है, ये मेरी ट्रेजरी की चाबी है। और फिर वो मन ही मन सोच रहा है कि पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, वो सिर्फ फ्लैटरी कर रहे हैं, मुझे सिर्फ मक्खन मार रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा उन बेवकूफ़ क्रिश्चियंस के पास। और फिर वो जेसिका को कहता है कि जेसिका, अपने घर का ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि लास्ट नाइट मुझे एक बुरा सपना आया था जिसमें अपने घर में चोरी होती है। लॉन्सलॉट कहता है कि सर, तुम प्लीज़ जाओ और मेरे जो नए मास्टर है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शार्लॉक कहता है कि हाँ, मैं भी जा रहा हूँ और मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अब ये सब इसीलिए वो बोल रहा है क्योंकि शार्लॉक क्रिश्चियंस को हेट करता है। और लॉन्सलॉट उसको कहता है कि बहुत समय से वो चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैस्करेड पार्टी मिलेगी, लेकिन शायद मिल भी सकती है। और फिर क्योंकि शार्लॉक ने कहा था कि उसको बुरा सपना आया था, लॉन्सलॉट उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि एक मैस्करेड पार्टी मिलेगी जब मुझे एक बुरा सपना आया था ऑफ अ ब्लडी नोज लास्ट ईस्टर मंडे सुबह 6 बजे। 4 साल के बाद मुझे सेम काइंड ऑफ ब्लडी नोज मिला एक वेंसडे को, ऐश वेंसडे को इन द आफ्टरनून। तो शार्लॉक ये सब नहीं सुनता है और वो एक ही चीज़ सुनता है अबाउट दी मैस्करेड पार्टी। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैस्करेड पार्टी होने वाली है? और फिर वो जेसिका को वापस पूछता है कि जेसिका, सुनो, सारे दरवाजे लॉक कर दो और जब तुम्हें तरह तरह की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ विंडोज़ के पास मत जाना, अपना फेस बाहर मत निकालना और देखना मत कि क्या चल रहा है। तुम क्रिश्चियंस देखोगी जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में ड्रेसअप होंगे, उनके चेहरों पे कलर्स होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ें और साउंड ऑफ म्यूज़िक हमारे घर के अंदर आए। वैसे भी मुझे डिनर पे जाने का मन नहीं कर रहा। फिर वो लॉन्सलॉट का कहता है कि लॉन्सलॉट, जाओ और उनको बता दो कि मैं आ रहा हूँ। लॉन्सलॉट कहता है कि सर, मैं आपके आगे चलूँगा। और फिर लॉन्सलॉट जेसिका को कहता है कि मिस्ट्रेस, यानी कि लॉन्सलॉट एक क्लू देता है उसको कि लोरेंजो भी आने वाला है उस पार्टी में। तो लॉन्सलॉट उसको एक ही लाइन में कहता है कि विंडो के बाहर एक क्रिश्चियन है जिसको तुम देखना चाहोगी। ऐसा बोल के लॉन्सलॉट वहाँ से निकल जाता है। शार्लॉक समझ नहीं पाया। वो कहता है कि उस गधे ने तुम्हें क्या कहा? जेसिका कहती है कि उसने मुझे गुड बाय कहा और कुछ नहीं। शार्लॉक कहता है कि वो गधा जो है वो अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा खाता है और इतना धीरे धीरे काम करता है। जब वो काम पे होता है वो हमेशा सोता रहता है बिल्लियों की तरह। और ऐसी हनी बीज जो कि काम न करे वो मेरे हाइव में रहने के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे लोग जो लेज़ी हो उनको मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको जाने दे रहा हूँ और किसी और को सौंप रहा हूँ ताकि वो मेरा पैसा वेस्ट ना करें। एनीवे जेसिका, तुम अंदर जाओ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, दरवाजे बंद रखना और एज द सेइंग गोज, लॉक थिंग्स अप एंड यू विल गेट टू कीप देम। अगर तुमने चीज़ों को लॉक किया हुआ है तो वो चीज़ सुरक्षित रहेगी। और वो वहाँ से निकल जाता है और जेसिका कहती है गुड बाय। अगर
मेरा नसीब अच्छा रहा तो मैं तुमको, मतलब ये मन ही मन कह रही है कि अगर मेरा नसीब अच्छा रहा तो मैं तुम्हें खो दूंगी और तुम मुझे खो दोगे, यानी कि शी इज़ गोइंग टू रन अवे, दैट्स वाई शी इज़ सेइंग दिस। अब सीन नंबर 6 देखते हैं। एज यूजुअल मैं आपको पहले समरी बता देता हूँ और उसके बाद उसके डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। तो सीन 6 में क्या है, ग्रेशियानो और, अब सीन 6 कहाँ पे होता है, सेम जगह पे, शाइलॉक के घर के बाहर। तो यहाँ पे जेसिका को घर क्विट करने में मदद की जाने वाली है, जेसिका को भगाया जा रहा है सीन में। तो देखते हैं कि कैसे होता है वो सब। ग्रेशियानो और सेलेरियो शाइलॉक के घर के बाहर वेट करते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब लोरेंजो बाहर आए और अपना चेहरा दिखाए अलोंग विद जेसिका। ग्रेशियानो ऐसा कहता है कि वो दोनों जल्दी बाहर आने चाहिए, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो ऐसा लगता है कि टाइम फटाफट जा रहा है। ग्रेशियानो कुछ फिलोसॉफीज झाड़ता है वहाँ पे। वो कहता है कि एक बार जब लवर्स होते हैं, उन्होंने एक दूसरे को फिल कर लिया है, महसूस कर लिया है, उसके बाद उनका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना पहली मोमेंट में था। ग्रेशियानो ये कह रहा है कि लव इज़ रफ एंड थिंग्स बिटवीन जेसिका एंड लोरेंजो विल प्रोबेबली एंड बैडली। तो उसके विचार प्यार के बारे में कुछ ठीक नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, और ये सब बातें चल रही होती है तब लोरेंजो वहाँ पे आता है और कहता है कि वो कुछ काम में फंसा था जिसकी वजह से वो लेट हो गया। लोरेंजो और जेसिका कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं और जेसिका एक पैसों से भरा बक्सा पास ऑन करती है और वो कहती है कि शी इज़ अशेम्ड ऑफ बीइंग ड्रेस्ड लाइक अ बॉय, लड़के की तरह ड्रेसअप होके उसको बहुत शर्म आती है। लोरेंजो कहता है कि वो इस पर्टिकुलर डिस्गाइज में, इस पर्टिकुलर ड्रेस में और भी खूबसूरत और भी हॉट लग रही है, और वो कहता है कि नीचे आ जाओ और ये लैम्प पकड़ो, क्योंकि जेसिका जो है वो टॉर्च बेरर है और जेसिका को प्रिटेंड करना है एज इफ शी इज़ हायर्ड एज अ टॉर्च बेरर, एक ऐसा बंदा जो टॉर्च पकड़ेगा। जेसिका कहती है कि रुक जाओ, मुझे दरवाजे लॉक करने दो, और मेरे पापा का जो इकट्ठा किया हुआ सोना है वो थोड़ा बहुत बचा है, वो और भी मैं अपने शर्ट के पॉकेट में ठूस लेती हूँ। लोरेंजो उसको प्रेज करता है और वो कहता है कि कैसे वो उसकी ब्यूटी, ऑनेस्टी और विजडम बहुत ज़्यादा चाहता है। जेसिका नीचे आ जाती है और लोरेंजो और सेलेरियो के साथ निकल जाती है। ग्रेशियानो पीछे छूट जाता है और वो सोच रहा है कि सब लोग कहाँ चले गए। एंटोनियो कहता है सबको कि सब ग्रेशियानो के लिए वेट कर रहे होते हैं, और एंटोनियो ये भी कहता है कि प्लान्स में थोड़ा सा चेंज है, कोई मैस्करेड पार्टी नहीं होने वाली है। इंस्टेड सब लोग जा रहे हैं बेलमोंट, ताकि बसानियो को एक रिच वाइफ मिल जाए, बसानियो उसको प्रपोज करके उसके साथ शादी कर सके। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू सीन नंबर 6, ठीक है, और उसके डिटेल्स देखते हैं। तो एज यू ऑलरेडी नो, ग्रेशियानो और सेलेरिनो आते हैं और मैस्करेड पार्टी जो होने वाली है, मैस्करेड पार्टी इज़ नथिंग बट अ पार्टी इन विच यू डिस्गाइज योर सेल्फ एज समवन। तो वो पार्टी के लिए रेडी हैं, अपने अपने ड्रेसेस पहने हैं और वो आते हैं, और ग्रेशियानो कहता है कि ये वही रूफ है जिसके नीचे लोरेंजो ने मुझे कहा था कि वो उसे मिलेगा। सेलेरिनो कहता है कि वो तो लेट हो चुका है, ऑलरेडी 1 घंटा निकल चुका है। ग्रेशियानो कहता है कि हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि लवर्स जो होते हैं वो यूजुअली थोड़ा सा जल्दी करते हैं काम। सेलेरिनो कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, जो लोग जस्ट प्यार में पड़े होते हैं उनके लिए समय भाग रहा होता है। ग्रेशियानो कहता है कि हाँ, ये बात सही है, और वो कहता है कि एक इंसान जो भूखा होता है वो खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन क्या उसकी फीलिंग्स, उसकी एपेटाइट, उसकी भूख वाली फीलिंग्स जब उसने खाना खा लिया होता है सेम रहती है? नहीं। क्या एक
घोड़ा जो कि चलना सीखा ही है उतनी ही एनर्जी से भाग सकता है जबकि उसने ऑलरेडी अपनी पहली राइड ले ली होती है। कहने का मतलब ये है कि जब लवर्स फर्स्ट टाइम प्यार में पड़ते हैं तो दैट एनर्जी इज़ डिफरेंट एंड देन इट गेट्स ओल्डर। और वो काफ़ी सारे और एग्जांपल देता है। वो कहता है कि जब एक शिप होती है जो कि निकली होती है फॉर अ लॉन्ग जर्नी, वापस आती है तो क्या वो शिप सेम रहती है? उसके सेल्स वगैरह सब रफ हो चुके होते हैं, उसके फ्लैग्स वगैरह फट चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स। तो ग्रेशियानो कंपेयर्स ऑल ऑफ दिस विथ द न्यू लवर्स। वो यही कहना चाहता है कि द न्यू लवर्स हैव मोर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट देन द पीपल हु आर मैरिड। सैलारिनो कहता है कि हियर कम्स लोरेंजो, लोरेंजो आया है। ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहाँ पे लोरेंजो आता है और उसके बाद लोरेंजो जो है वो कहता है कि माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस के लिए आई थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा काम था मेरा, थोड़ा सा बिजनेस था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और जब तुम मुझे कहोगे किसी दिन अपनी अपनी वाइफ्स को चोरी करके लेके जाने के लिए, तो मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही देर वेट करूँगा। चलो, मेरा जो फ्यूचर फादर इन लॉ है जू, वो यहाँ पे रहता है और वो कहता है कि हे हु इज़ इन देयर। तो जेसिका डिस्गाइज्ड एज अ बॉय वहाँ से आती है। जेसिका कहती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ सो दैट आई कैन बी श्योर, और आई स्वेयर आई रिकग्नाइज योर वॉइस। जेसिका लोरेंजो को पहचान लेती है, ठीक है, और लोरेंजो कहता है कि आई एम लोरेंजो योर लव। जेसिका कहती है कि लोरेंजो दैट्स फॉर श्योर, तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो और यू आर माई लव। आई एम ऑल्सो श्योर यू आर माई लव, हु एल्स डू आई लव सो मच। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। लोरेंजो कहता है कि गॉड हमारा विटनेस है और तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जेसिका कहती है कि ये लो, ये बॉक्स पकड़ो और इट्स नाइट टाइम और तुम मुझे देख नहीं सकते और मुझे शर्म आती है ये कपड़े पहने हुए, ये लड़के के कपड़े पहने हुए, बिकॉज आई हैव टू बी डिस्गाइज, बट लव इज़ ब्लाइंड। और जो लोग प्यार में होते हैं वो देख नहीं सकते उनके आसपास क्या चल रहा होता है। और अगर तुम मुझे देख सकते तो तुम्हें भी थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता। लोरेंजो कहता है कि नीचे आ जाओ, तुम्हें मेरा टॉर्च बेरर बनना है फॉर द मैस्कुरेड पार्टी दैट वी आर गोइंग टू हैव। जेसिका कहती है कि मुझे एक कैंडल पकड़नी होगी ताकि लोग देख सकें कि मैं क्या कर रही हूँ। ट्रूथ ये है कि मैं एक लूज वुमेन की तरह बिहेव कर रही हूँ और टॉर्च बेरर इज सपोज टू ब्रिंग लाइट एंड लव, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अंधेरे में ही छुप जाना चाहिए। तो लोरेंजो कहता है कि तुम ऑलरेडी डिस्गाइज्ड हो, यू आर हिडन अवे स्वीट हार्ट ड्रेस्ड अप लाइक अ बॉय। तो जल्दी चलो, समय निकल रहा है, हम ऑलरेडी लेट हैं बसानियों की फीस्ट के लिए, उसकी पार्टी के लिए। तो जेसिका कहती है कि मैं दरवाज़ों को लॉक कर देती हूँ और कुछ और पैसे भी ले लेती हूँ, कुछ और डकेट्स भी ले लेती हूँ और तुम्हारे साथ जल्द ही आ जाती हूँ। ग्रेशियानो उसके बाद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़की जीव नहीं हो सकती, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन उससे पहले जेसिका निकल जाती है। उसके बाद ग्रेशियानो ये कमेंट पास करता है। लोरेंजो कहता है कि गॉड, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। वो वाइज है, वो अच्छी लड़की है, वो सुंदर है, वो लॉयल है और उसने ये प्रूव कर दिया है एज लॉन्ग एज शी इज़ हर सेल्फ वाइज, ब्यूटीफुल एंड फेथफुल, उसकी जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और फिर जेसिका वहाँ पे आती है और वो कहती है कि कम ऑन जेंटलमैन, लेट्स गो, हमारे मैस्करेड मेट्स जो हैं वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं। और लोरेंजो, जेसिका और सैलारिनो वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पे आता है एंटोनियो। एंटोनियो पूछता है कि वहाँ पे कौन है। ग्रेशियानो कहता है कि सिनोर एंटोनियो, क्योंकि वो डिस्गाइज
है तो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। एंटोनियो पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, 9 बज चुके हैं, हमारे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज है, कोई मैस्करेड पार्टी नहीं होने वाली है। ये जो हवाएं हैं वो सही दिशा में जा रही है, विंड इज ब्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बसानियो ऑन बोर्ड होने वाला है और मुझे 20 पीपल 20 पीपल भेजने पड़े तुम्हें ढूंढने के लिए। ग्रेशियानो कहता है कि आई एम ग्लैड आई वॉन्ट टू हेड आउट टुनाइट। मुझे इस बात का अच्छा लग रहा है कि मैं आज रात ही निकलने वाला हूँ। और वो दोनों, ग्रेशियानो और एंटोनियो, वहाँ से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं व्हाट इज सीन 7 ऑल अबाउट। यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर प्ले में। और उसके बाद व्हाट वी कैन सी इज़ सारे रूल्स प्रिंस ऑफ मोरक्को को पता लग जाते हैं और ही इज़ अबाउट टू चूज़ अ बॉक्स। ठीक है, और एक एक इंस्क्रिप्शन को वो ध्यान से पढ़ता है और सोचता है। सबसे पहले लीड चेस के पास जाता है और वो सोचता है कि इसमें तो लिखा है कि जो भी इसको चूज़ करेगा वो सब कुछ रिस्क कर देगा। तो प्रिंस ये डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ रिस्क नहीं करना चाहता और इस लीड बॉक्स जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है लीड की, तो मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। फिर वो सिल्वर बॉक्स के पास जाता है और वो सोचता है कि शायद इसमें कुछ अच्छा होगा। और फिर वो ये भी सोचता है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ शायद वो मुझे मिल जाए। लेकिन फाइनली वो सोचता है कि शायद सिल्वर बॉक्स से वो खुश हो जाए, लेकिन फिर भी वो गोल्ड बॉक्स की तरफ जाता है। और गोल्ड बॉक्स के पे लिखा है कि जो बहुत लोग चाहते हैं वही तुम्हें मिलेगा अगर तुम गोल्डन बॉक्स को चूज़ करते हो। और फिर उसने सोचा है कि पोर्शिया एक ऐसी लड़की है जो बहुत लोग जिसे चाहते हैं, तो इसीलिए इट वॉज अ टाइम फॉर प्रिंस टू चूज़। तो वो सोच के ये कंक्लूड करता है कि लीड बॉक्स वर्थलेस है, सिल्वर बॉक्स जो है उसकी कीमत गोल्ड से कम है और गोल्ड वॉज द ओनली थिंग जो वर्दी है जिसके अंदर पोर्शिया का पिक्चर हो सकता है। तो प्रिंस क्या करता है, गोल्डन बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, डेथ्स हेड, यानी कि उसके अंदर हड्डियाँ होती है और उसके ऊपर लिखा होता है, उसके अंदर बॉक्स के अंदर एक इंस्क्रिप्शन और लिखा होता है, एंड दैट इज़ ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो भी चमकता है वो ज़रूरी नहीं कि सोना हो। और इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि जो भी which looks golden from outside, it's not necessarily possible that it is golden from inside. So chooser would have known that he had been wise as
was bold. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होता है उसने गलत बॉक्स को चूज़ कर लिया, उसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी। तो मोरक्को को अब सिंगल रहना पड़ेगा, वो शादी नहीं कर सकता। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन व्हाट द प्ले इज़ टॉकिंग अबाउट। जो मैंने बताया वही है, लेकिन और डिटेल में है। आप प्ले को पढ़ोगे तो थोड़ा सा ड्रामेटिक है, बट इफ़ यू हैव नो टाइम यू कैन स्किप द प्ले एंड हेड ऑन टू द नेक्स्ट सीन। तो सबसे पहले क्योंकि सब कुछ पाएगा जो कि वो डिजर्व करता है, एज मच एज ही डिजर्व्स। वेट अ मिनट, मोरक्को सोचता है कि मेरी वैल्यू कितनी है मार्केट में, मेरा लेवल कितना है और मेरी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है। इसके हिसाब से मोरक्को सोचता है कि वो बहुत कुछ डिजर्व करता है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि पोर्शिया को डिजर्व नहीं करता, बट फिर वो सोचता है कि नहीं, पोर्शिया को तो वो बचपन से ही डिजर्व करता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, टैलेंट्स एंड अपब्रिंगिंग। तो शायद मुझे सिल्वर बॉक्स चूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन फिर उसका माइंड थोड़ा वेवरिंग हो जाता है और वो फिर गोल्डन बॉक्स की तरफ जाता है और वो कहता है कि चलो सिल्वर को मैं ऑन होल्ड रखता हूँ, लेकिन लेट मी सी व्हाट इज इंस्क्राइब ऑन द गोल्डन बॉक्स। इट सेज ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट मेनी मैन वांट। तो ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए पोर्शिया। वही तो सारी दुनिया को भी चाहिए, और दुनिया के चारों कॉर्नर्स से लड़के आए हैं पोर्शिया को देखने के लिए। प्रिंसेस जो होते हैं
वो डेजर्ट्स ट्रैवल करते हैं, विल्डरनेस ऑफ अरेबिया भी ट्रैवल करते हैं इस पोर्शिया को देखने के लिए, पूरे ओशंस ट्रैवल करते हैं और क्या क्या रिस्क उठाते हैं इसको उसको जीतने के लिए, इसका हाथ मांगने के लिए, उससे शादी करने के लिए। क्या उसकी फ़ोटो लीड बॉक्स के अंदर हो सकती है? मुझे नहीं लगता हो सकती। लीड बॉक्स जो है एक इनवैल्यूएबल चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे गोल्ड को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और पोर्शिया भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मुझे गोल्ड का बॉक्स ही चूज़ करना चाहिए। और वो फिर कहता है कि एक कॉइन भी है इंग्लैंड में जिसमें एक एंजल का फिगर है, वो और वो लेड का बना है, लेकिन इट डजंट रियली मैटर। मुझे नहीं लगता कि लेड बॉक्स मुझे चूज़ करना चाहिए। और फिर मोरक्को जो है कहता है कि मुझे गोल्डन बॉक्स की चाबी दो, मैं गोल्डन बॉक्स को खोल के देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है। पोर्शिया उसको चाबी देती है और कहती है ये लो चाबी, इसके अंदर अगर मेरी पिक्चर निकली तो मैं तुम्हारी, वरना मैं तुम्हारी नहीं। मोरक्को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक स्कल है और एम्प्टी आई सॉकेट्स हैं और उस पर लिखा है कि जितनी भी चीज़ें शाइन कर रही है ज़रूरी नहीं कि वो सोने की हो। तुमने काफ़ी बार सुना होगा, बहुत लोगों ने अपने सोल्स बेच दिए हैं जस्ट टू व्यू माई शाइनी सरफेस। लेकिन गिल्डेड टूम्स, जो डेकोरेटेड टूम्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ वॉर्म्स होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर तुम समझदार होते जितने तुम बोल्ड हो, विथ एन ओल्ड मैंस मैच्योर जजमेंट, एक बूढ़े इंसान के विजडम का अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी इनकारनेशन या तो फिर क्वालिटी आई होती, तो फिर तुमने ये गोल्डन बॉक्स नहीं चूज़ किया होता। और मोरक्को को इंस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम हार चुके हो, तुमने अपना चांस खो दिया है। और वो कहता है पोर्शिया को कि गुड बाय, मैंने अपना चांस गवा दिया है, मैं हार चुका हूँ, मैं बहुत ही उदास हूँ। और मोरक्को कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि लूजर्स ऑलवेज लीव क्विकली, राइट। और मोरक्को वहाँ से निकल जाता है विथ हिज सर्वेंट्स। पोर्शिया सोचती है कि अच्छा हुआ, थैंक गॉड, अब कर्टन्स बंद कर दो और यहाँ से हम निकलते हैं, और जो भी उसके जैसे दिखते हैं वो यही चॉइस करेंगे, वो यही बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सीन का भी एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीन 8, वेनिस अ स्ट्रीट। इसमें होता यह है कि सलेरियो और सोलेनियो दोनों घूम रहे हैं और जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वेनिस में, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि बसानियो की शिप निकल चुकी थी ग्रेजियानो को लेके, लोरेंजो को नहीं लिया था उन्होंने। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि शायलॉक की डॉटर भाग चुकी थी उसके ही घर से बहुत सारे पैसों को लेके, और शायलॉक ने इसके लिए वेनिस के सबसे बड़े आदमी को जगा के रखा था, ड्यूक ऑफ वेनिस। लेकिन उसको भी जेसिका का लोकेशन नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि जेसिका लोरेंजो के साथ थी और जेसिका के हाथ में शायलॉक का पैसा भी था। सोलेनियो ने सुना था कि शायलॉक को जब पता चला कि उसकी डॉटर भाग चुकी है, तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि वो मानो वो लैमेंट कर रहे हो अपने खोए हुए पैसों के लिए, ना कि उसकी डॉटर के लिए। और सोलेनियो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पैसों को इतना प्रेफरेंस कैसे दे सकता है। शायलॉक जो भी लड़के थे वेनिस में, वो शायलॉक का मजाक बना रहे थे क्योंकि शायलॉक के पास ना पैसा था और ना अपनी बेटी। और एंटोनियो की बात करें तो सलेरियो ने ये अनाउंस किया था कि उसको रिसेंटली एक फ्रेंच मैन ने ऐसे न्यूज़ दिए कि एक इटालियन शिप फ्रांस और इंग्लैंड के बीच डूब गई है, टूट चुकी है। और सलेरियो को ऐसा लग रहा है कि शायद वो एंटोनियो की शिप होगी, और इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि एंटोनियो के ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए, उससे सीक्रेट रखनी चाहिए, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। सलेरियो कहता है कि एंटोनियो सबसे अच्छा इंसान है, और फाइनली वो एंटोनियो और बसानियो को जाते हुए देख रहा है, फेयरवेल कर रहा है।
इन द मीन टाइम एंटोनियो ने बसानियो को कहा कि तुम्हें जितनी देर वहाँ पे रुकना है तुम रुक सकते हो, लेकिन मेक श्योर तुम पोर्शिया का दिल जीत सको। इन द मीन टाइम एंटोनियो ने बसानियो को ये भी कहा कि तुम शाइलॉक से लिए हुए पैसों की चिंता मत करना, इंस्टेड ऑफ दैट तुम प्यार के बारे में सोचो, शादी के बारे में सोचो और अपना घर बसा लो। और फिर दे सेट ऑफ टू ट्राई टू चीयर एंटोनियो अप, दोनों को अलविदा कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी समरी ऑफ सीन नंबर 8। देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो होता है, एज यू ऑलरेडी नो, वेनिस एक स्ट्रीट में सैलारिनो और सोलेनियो घूम रहे हैं, दे जस्ट वॉन्डरिंग अबाउट। और सैलारिनो कहता है कि मैंने बसानियो को जाते हुए देखा और ग्रेशियानो उसके साथ था, लेकिन आई एम वेरी श्योर लोरेंजो उसके साथ नहीं था। सोलेनियो कहता है कि that wicked Duke got the Duke to listen to his complaints। एक जो Jew है यानी कि शाइलॉक ने ड्यूक को भी मना लिया अपनी कंप्लेंट्स सुनने के लिए, और फिर ड्यूक निकल पड़ा बसानियों की शिप ढूंढने के लिए। सलारिनो कहता है कि वहाँ तक वो जब पहुँचे वो लेट हो चुका था ऑलरेडी, और शिप ने ऑलरेडी सेलिंग स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक बार जब वो वहाँ पे पहुँचा तो ड्यूक ने ऑलरेडी पता लगा लिया था कि लोरेंजो और उसकी लवर वहाँ पे गोंडोला में थे, और इन एनी केस एंटोनियो ने उस ड्यूक को भी बता दिया कि जेसिका और लोरेंजो उनके साथ नहीं थे। तो हुआ ये कि सैलारिनो और सोलेनियो दोनों बातें कर रहे हैं, और एज आई सेड इन द समरी, ड्यूक को भी अपनी सारी कंप्लेंट्स शाइलॉक ने बता दी थी, और फाइनली ड्यूक ने पता लगाया तो एंटोनियो को भी इंटरोगेट किया, और एंटोनियो ने क्लियर कर दिया कि वो मेरे साथ तो नहीं है। सोलेनियो कहता है कि मैंने इतने कंफ्यूज्ड इमोशंस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, और वो कहता है कि कैसे शाइलॉक चिल्ला रहा था कुत्तों की तरह वेनिस की गलियों में कि मेरी बेटी, मेरे पैसे, मेरी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, और इसको मुझे कैसे भी करके कोर्ट तक ले जाना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस फाइंड द गर्ल, शी हैज़ द स्टोन्स ऑन हर, द डकेट्स, उसके पास बहुत सारे कीमती ज्वेल्स हैं, पैसे भी हैं, तो मुझे जस्टिस चाहिए। ऐसी बातें कर रहा था शाइलॉक गलियों में, और ऐसे नारे लगा रहा था, चिल्ला भी रहा था। तो सलारिनो कहता है कि सारे लड़के वेनिस में उसको आप पीछा करते हैं और उसको चिढ़ाते हैं बाय कॉलिंग हिम हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज डकेट्स। सोलेनियो कहता है कि एंटोनियो को अपनी लोन चुका देनी चाहिए टाइम पे, नहीं तो शाइलॉक उसका गुस्सा एंटोनियो के ऊपर निकालेगा। सलारिनो कहता है कि बहुत अच्छी बात कही, एक फ्रेंचमैन से उसने सुना था कि एक विनीशियन शिप जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर था वो इंग्लैंड चैनल में धराशाही हो चुकी है, टूट चुकी है। और जब उसने मुझे ये बताया, जब फ्रेंचमैन ने उसे इस शिप के बारे में बताया, तो सलारिनो को लगा कि शायद ये एंटोनियो की शिप होगी, और साइलेंटली उसने विश किया, प्रे किया कि ऐसा ना हो कि वो एंटोनियो की ही शिप हो। सलारिनो ने कहा कि तुम्हें एंटोनियो को बता देना चाहिए जो भी तुम सुन रहे हो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि शायद ये उसको अपसेट कर सकती है। सलारिनो कहता है कि एंटोनियो सबसे अच्छा बंदा है पूरी दुनिया में। मैंने बसानियो को देखा एंटोनियो को गुड बाय कहते हुए, और बसानियो ने कहा कि वो जल्द से जल्द वापस आएगा। एंटोनियो ने उसे कहा कि हड़बड़ी मत करना वापस आने में, मेरे लिए जल्दी वापस मत आना, तुम वहीं पे रहना जब तक तुम्हारा काम ख़त्म ना हो जाए, और तुम्हारे जो पैसे मैंने उधार लिए हैं उसका भी तुम टेंशन मत लेना, डोंट वरी अबाउट इट, तुम सिर्फ पोर्शिया पे फोकस करो और उसको जीतने पे फोकस करो। और फिर सलेनियो कहता है कि आई थिंक ही ओनली लव्स लाइफ बिकॉज ऑफ बसानियो, वो अपनी ज़िंदगी को इसीलिए प्यार करता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बसानियो है, और बसानियो को ढूंढते हैं, बसानियो को नहीं एंटोनियो को ढूंढते हैं, और लेट्स ट्राई टू चीयर हिम अप। तो सोलेनियो जो है वो एंटोनियो के पास पहुंचता है, और सलारिनो उसको एग्री करता है, एंड देन दे एग्जिट। So friends, this was
द सीन नंबर 8। अब इसके बाद देखते हैं सीन नंबर 9। एज यूजुअल मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा और उसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीन नंबर 9, बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। सो एज यूजुअल मैं आपको समरी बता देता हूँ, फिर इट्स अप टू यू टू डिसाइड इफ यू वांट टू गो अहेड विद द डिटेल वर्जन या just stick to the summary and remember the things. So let's check out the summary. So friends, होता ये है कि पोर्शिया के घर में जो कि बेलमोंट में है और एक लड़का उसको देखने आता है, उसका दिल जीतने आता है और वो गेम खेलने आता है, ठीक है। और पोर्शिया इन लड़कों से तंग आ जाती है क्योंकि कोई भी लड़का जो है वो गेम नहीं जीत पा रहा है, तो वो सबको हाफ हार्टेडली वेलकम करती है और सब लोग उस लड़के को, लड़का जो है वो प्रिंस ऑफ एरागोन है, ठीक है। सब लोग उसको रूल्स बता देते हैं कि 3 कैस्केट है, गोल्ड, सिल्वर और लेड, और एक कैस्केट के अंदर पोर्शिया की तस्वीर है। अगर उसने ऐसा कैस्केट चूज किया जिसमें पोर्शिया की तस्वीर होगी तो वो पोर्शिया के साथ शादी करेगा। अगर उसने गलत कैस्केट चूज किया तो वो जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा, ठीक है। और प्रिंस ऑफ एरागोन वो जितने भी रूल्स है वो दोबारा दोहराता है जस्ट टू मेक श्योर दैट ही अंडरस्टूड वेल। तो अब ये प्रिंस का अपना खुद का जजमेंट है। वो पहले लीड कैस्केट के पास जाता है और वो सोचता है कि पहले तो जो ये लीड कैस्केट है उसको अच्छा दिखना चाहिए इन ऑर्डर फॉर समवन टू सिलेक्ट इट। अगर किसी को इसको सिलेक्ट करना है तो पहले लीड जैसी चीज़ जो है वो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, तो इस बॉक्स को पहले तो अच्छा दिखना चाहिए तभी कोई उसे सिलेक्ट करेगा। तो वो सोचता है कि नहीं, ये बॉक्स नहीं हो सकता। फिर वो गोल्ड कैस्केट के पास जाता है, ठीक है, और सोचता है कि ओनली दोज पीपल वुड गेट डिसीव्ड इन वैल्यूइंग अपीयरेंसेस मोर देन एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि सिर्फ ऐसे ही लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, गोल्डन बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो दिखावे से बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो उसको भी वो डिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और सिल्वर की तारीफ करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि वो पोर्शिया को डिजर्व करता है, इसलिए वो सिल्वर कैस्केट चूज करता है। अनफॉर्चुनेटली सिल्वर बॉक्स के अंदर भी पोर्शिया की तस्वीर नहीं रहती है और वो तुरंत वो वहाँ से निकल जाता है। और पोर्शिया और नरेसा एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो एक और प्रिंस गया, मुक्ति मिली। और फिर उनका जो नौकर है वो एक मैसेज लेके आता है कि एक ऐसा लड़का आया है जिसको पोर्शिया से मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और पोर्शिया को भी इन टर्न उस लड़के को देखना था। और मैसेंजर ये भी कहता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आया है और उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ पे अनाउंसमेंट लेके आया है कि एक और विनीशियन उसके पीछे आ रहा होगा और जब तक वो यहाँ पे पहुँचता है वो उसके साथ अपनी अपॉलोजीज, कर्टसीज और गिफ्ट्स लेके आया है। और जो मैसेंजर है हु सॉ द गाय, तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि वो ग्रेशियानो होगा। वैसे कमेंट पास करता है कि विनीशियन जो है उसको विजिट करना कितना अच्छा है और कितना अच्छा दिखेगा उसके लॉर्ड के लिए, उसके मास्टर के लिए जो कि रास्ते में आ रहा है। ही इज ऑन हिज वे। और फिर पोर्शिया जो है वो मैसेंजर का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो और हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, इतना अच्छा इंसान कौन हो सकता है। और नरेसा जो है तो पोर्शिया की नौकरानी, वो गेस कर दिए कि ये लड़का शायद बसानियो ही होगा और ये एक ही लड़का है जिसको पोर्शिया ने बहुत पहले ही पसंद कर लिया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज द समरी। अगर आपको डिटेल्स में नहीं जाना है मत जाइए, जस्ट लिसन टू द समरी वंस अगेन एंड राइट द आंसर्स इन एग्जाम्स अकॉर्डिंगली। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द डिटेल्स नाउ। तो सीन नंबर 9 कहाँ पे होता है? बेलमोंट में, पोर्शिया के घर में। नरेसा एक सेवक के साथ अंदर आती है और नरेसा कहती है कि जल्दी जल्दी ये कर्टन्स बंद कर दो। प्रिंस ऑफ एरागोन ने अपना ओथ, अपनी कसम ले ली है और यहाँ पे वो बॉक्सेस चूज करने आ रहा है। फिर क्योंकि वो प्रिंस है तो बहुत सारे ट्रम्पेट्स बजते हैं और प्रिंस ऑफ एरागोन और उसका जो
ग्रुप है, सब के सब अंदर आते हैं पोर्शिया के साथ। और पोर्शिया कहती है कि देखो यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और अगर तुमने एक ऐसी बॉक्स चूज़ करी जिसमें मेरा पिक्चर है तो हम तुरंत शादी कर लेंगे, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो यहाँ से तुम्हें तुरंत भागना पड़ेगा, कोई भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एरागॉन कहता है कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि तुमने मुझे जो बताया है वो मैं करूँगा। सबसे पहले वो रीइटरेट कर रहा है, एक्चुअली वो रिवाइज कर रहा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैंने कौन सा बॉक्स चूज़ किया। सेकंड, अगर मैंने रॉन्ग बॉक्स चूज़ किया तो मैं किसी को भी शादी के लिए प्रपोज नहीं करूँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं अकेला ही रहूँगा। और तीसरा, अगर मैंने गलत बॉक्स चूज़ किया तो मैं यहाँ से जल्दी भाग जाऊँगा। पोर्शिया कहती है कि जो भी मेरा दिल जीतने आया है उनको ये सब कसमें खानी पड़ी है। तो वो सबसे पहले लिड बॉक्स के पास जाता है, वो पढ़ता है कि ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज। वो सोचता है कि यार सबसे पहले तो ये बॉक्स को अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा फॉर एनीवन टू रिस्क फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स। तो वो सोचता है कि ऐसे बॉक्स को तो मैं कभी चूज ना करूं। फिर वो जाता है गोल्डन बॉक्स के पास और सोचता है लेट मी सी व्हाट गोल्डन बॉक्स हैज़ टू ऑफर। वो पढ़ता है उसके ऊपर का इंस्क्रिप्शन। वो सोचता है और पढ़ता है जोर से कि ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट मेनी मैन वांट। तो उसका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है, वो सोच रहा है कि दैट मैनी मैन, उसका जो फोकस है वो मैनी वर्ड पे है। वो सोचता है कि मैनी का मतलब ये भी हो सकता है कि जितने बेवकूफ़ लोग हैं वो जनरली क्या करते हैं, जो अच्छा दिखता है, जो फ्लैशी होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और दे डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट देयर आइज सी। जो उनको दिखता है वही सिलेक्ट कर लेते हैं और वो रीज़न आउट नहीं करते। और वो फिर कंपेयर करता है मार्टिन्स के साथ। मार्टिन्स एक बर्ड की ब्रीड है, और वो कहता है कि मार्टिन्स जो होते हैं वो दीवारों पे ही अपना नेस्ट बना देते हैं बिना देखे कि वो क्या है, दीवार है या इज़ इट अ ट्री और इज़ इट अ गुड प्लेस टू सर्वाइव। वो ऐसे ही नेस्ट बना देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं टू दी एक्सटीरियर विदाउट थिंकिंग व्हाट्स इनसाइड। तो वो सोचता है कि मैं उस ग्रुप में जाना नहीं चाहता, मैं वो चीज़ सिलेक्ट नहीं करना चाहता जो बहुत सारे लोग सिलेक्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग, इसीलिए मैं गोल्ड को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। वो सोचता है कि चलो सिल्वर जो है वो मेरा बॉक्स फाइनल है। फिर से वो पढ़ता है सिल्वर के ऊपर क्या लिखा है, ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स। और वो सोचता है कि यार ये तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्योंकि लक को चीट करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता और उसको वही मिलता है जो वो डिज़र्व करता है। और अगर रैंक, प्रॉपर्टी, ऑफिशियल, ये जो सब चीज़ें हैं वो सब लक से ही मिलती है, मेरिट से ही मिलती है और करप्शन से नहीं मिलती। और अगर ऐसे ही मिल जाती तो दुनिया में जो कुछ लोग इम्पोर्टेंट हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहते, उनका इम्पोर्टेंस गवा देते अगर लक से ही सब कुछ मिल जाता। वो सोचता है कि कितने लोग हैं जो ऑर्डर्स देते हैं और उनको आज के दिन ऑर्डर्स लेने पड़ रहे हैं। ऐसे कितने नोबल मैन हैं जो कि फार्मर्स बन चुके हैं, लेबरर्स बन चुके हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो सडनली अपने नेचर की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से शाइन करते हैं। ठीक है, और फिर वो वापस इंस्क्रिप्शन पढ़ता है, ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स। ठीक है, और फिर वो सोचता है कि यार आई डिजर्व द बेस्ट, तो मैं क्यों किसी और बॉक्स को चूज़ करूं, मुझे सिल्वर का चाबी दो और मैं अपना लक ट्राई करता हूं इस बॉक्स के ऊपर। और फिर एरागॉन जो है, प्रिंस ऑफ एरागॉन, वो गलती कर बैठता है, वो बॉक्स खोलता है और पोर्शिया ने कहा कि तुमने सिलेक्शन करते वक्त बहुत ज़्यादा सोचा और इतना सोचने के बाद भी तुम्हें जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद नहीं मिला। एरागॉन देखता है और वो कहता है कि ये क्या, ये तो सिर्फ एक बेवकूफ़ का पिक्चर है विच इज़ होल्डिंग अ स्क्रॉल अप फॉर मी टू रीड। एक बेवकूफ़ का पिक्चर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है मेरे पढ़ने के लिए। और पोर्शिया जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, पोर्शिया की तस्वीर जैसा भी बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा आउटकम मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, द वन हु चूजेस मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स, डिडंट आई डिजर्व एनीथिंग मोर देन अ फूल्स हेड। तो वो सोचता है कि एक
फूल्स हेड जो उसको बॉक्स में मिला है, ये तो मजाक है, इससे बहुत ज़्यादा मैं डिजर्व करता हूँ. डोंट आई डिजर्व एनी मोर देन दिस. पोर्शिया उसको कहती है कि तुम जज कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में. यू आर जजिंग टू मच. ऑफेंडिंग यू, मैं तुम्हें आर्ग्यू नहीं कर सकती, ऑफेंड नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगी. और फिर एरागॉन जो इडियट के हाथ में जो लिखा हुआ था वो पढ़ता है. और उसमें क्या लिखा है उस बॉक्स में? उसमें लिखा है कि ये जो बॉक्स है वो अग्नि में उसकी परीक्षा हुई थी 7 बार. और द पर्सन हु नेवर मेक्स अ रॉन्ग चॉइस हैज विजडम दैट विल स्टैंड टू टेस्ट. उसमें लिखा है कि उस इंसान के पास जिसने ये बॉक्स चूज किया, उसका विजडम एक टेस्ट के ऊपर है, उसकी परीक्षा हो रही है, उसकी अच्छाई की परीक्षा हो रही है. उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शैडोज को भी किस करते हैं, उनको सच में खुशी मिलती है? नहीं, उनको खुशी नहीं मिलती, उनको सिर्फ शैडो ऑफ जॉय फील होता है. कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनके पास सिल्वर हेयर और सिल्वर कॉइन्स हैं, और जो तुम्हारी चॉइस है यानी कि प्रिंस एरागॉन की जो चॉइस थी, इट वॉज एज फुलिश एज दे आर. टेक whatever wife you want to bed with you, you have a fool's head forever. So go away. उसमें लिखा था कि अब वापस चले जाओ, तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो चुकी है. और एरागॉन को बड़ा बुरा लगा और वो कहता है कि यार जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे रहूँगा उतना मुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ. और आई केम हियर विथ फूल्स हेड ऑन माई शोल्डर, यानी कि मैं खुद आया था यहाँ पे. और नाउ आई एम लिविंग विथ टू. गुड बाय स्वीट लेडी, मैं जा रहा हूँ और आई विल पेशेंटली सफ़र थ्रू आउट माई लाइफ. और वो वहाँ से निकल जाता है. पोर्शिया बड़ी इरिटेट हो चुकी है. वो कहती है कि ये जो इंसान, जो लड़के मुझे देखने आते हैं प्रिंस, वो एक कीड़ों की तरह हो चुके हैं. दे आर लाइक मॉथ्स ड्रॉन टू दीज बॉक्सेस एज इफ दे वर फ्लेम्स. जस्ट लाइक एक कैंडल के पास कीड़े मंडराते रहते हैं और इवेंचुअली दे बर्न आउट ऑफ इट. तो वैसे ही ये प्रिंस भी कुछ सिमिलर हैं. और कैंडल जो होती है वो उन कीड़ों को मार देती है, वैसे ही ये बॉक्सेस जो है इन प्रिंस लोगों को मार दे रहा है. और इट इज़ swaying them away. When they choose, they only know how to lose. जब वो सिलेक्ट करते हैं तो उनको सिर्फ हारना आता है और कुछ नहीं आता. नरेसा कहती है कि you know what they say, destiny chooses when you'll die and who you'll marry. इसका मतलब कि तुम कब मरोगे और तुम्हारी शादी कब होगी, ये सब लक की बातें हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है. पोर्शिया इरिटेट होकर कहती है कि चलो यार दरवाजे बंद कर दो. और वहाँ से सर्वेंट निकल जाता है. और वहाँ से एक मैसेंजर आता है और सर्वेंट या फिर मैसेंजर कहता है कि पोर्शिया कहाँ पे है. पोर्शिया कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें क्या काम है. सर्वेंट कहता है कि मैडम एक यंग विनीशियन लड़का आया हुआ है और वो मुझे कह रहा है कि उसका मास्टर उसके पीछे आ रहा है. और ये जो लड़का है उसने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजी हैं, बहुत ही पोलाइटली ग्रीट कर रहा है. उसकी गिफ्ट्स बड़ी एक्सपेंसिव लग रही है. और मैसेंजर कहता है कि मैंने आज तक इतना अच्छा लड़का कभी नहीं देखा. मुझे लगता है कि शायद आपको ये पसंद आए. और वो समर्स की बात कर रहा है, वो अच्छी सीजन्स की बात कर रहा है. देयर इज़ नेवर बिन एन अप्रैल डे एज प्रॉमिसिंग एज दिस. यानी कि ये जो लड़का मुझे मिला है वो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए 100% फिट है. पोर्शिया कहते हैं कि यार अब ज़्यादा मत बताओ, मुझे ज़्यादा मत बोलो. मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी तारीफ़ तुम कर रहे हो वो तुम्हारा रिश्तेदार है, क्योंकि तुम उसकी तारीफ़ें कर कर के पागल हो रहे हो. तो वो नरेसा को कहती है कि नरेसा चलो मेरे साथ, मुझे देखना है कि वो लड़का वाकई में है कौन. नरेसा कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो बसानियो ही होगा. और वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं. तो फ्रेंड्स, एक्ट 2 का कंप्लीशन हो चुका है. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू वेल. बिफोर वाइंडिंग अप, लेट मी समराइज द होल एक्ट सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो सबसे पहले तो एक्ट 2 की शुरुआत हुई. एक्ट 2 सीन 1 बेलमोंट में एक प्रिंस मोरक्को आता है.
पोर्शिया का दिल जीतने के लिए। और प्रिंस कहता है उसको, पोर्शिया को, कि उसको उसके लुक्स से जज ना करें, क्योंकि एक यूरोपियन इंसान हमेशा सुंदर नहीं होता, काला ही होता है। पोर्शिया उसको रिमाइंड करती है कि मेरा एक क्राइटेरिया नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है चूज़ करने का, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे सिर्फ ऐसा बताया गया है कि अगर तुम ये बॉक्स वाली गेम जीतते हो, ओनली देन यू कैन मैरी मी, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को सोचता है और फिर पोर्शिया उसको बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए कहती है, और फिर वो रिमाइंड करती है कि बॉस, अगर तुमने गलत बॉक्स चूज़ किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। और प्रिंस ने ये जो है एक्सेप्ट किया चैलेंज, और उसको डिनर पे लेके जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो गलत बॉक्स चूज़ करता है। नाउ चूजिंग जो है दैट इज़ इन नेक्स्ट एक्ट, बट उससे पहले एक्ट 2 सीन 2 आ जाता है। हमने देखा कि लॉन्सलॉट कोबो का, अ सर्वेंट ऑफ शाइलॉक्स, वो स्ट्रगल करता है ये डिसाइड करने के लिए कि उसको शाइलॉक के लिए काम करना है या नहीं। और ही वांट्स टू लीव, उसको भाग जाना है, और वो डबल माइंडेड है बहुत ज़्यादा, और उसकी कंप्लेंट्स भी है। उसको सबसे ज़्यादा ये सताता है कि उसका मास्टर एक जूइश है, अ काइंड ऑफ डेविल। और फिर एक ओल्ड मैन गोबो वहाँ पे आता है, और वो अंधा है, और वो शाइलॉक का एड्रेस पूछ रहा है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि आई मीन लॉन्सलॉट को ही पूछता है, बिकॉज ही कैन नॉट आइडेंटिफाई हिम। वो पूछता है कि लॉन्सलॉट करके एक लड़का है, क्या तुम उसको जानते हो? लॉन्सलॉट ने ये डिसाइड किया कि वो उसके ऊपर एक प्रैंक खेलेगा और कंफ्यूज करेगा फॉर द डायरेक्शंस। गोबो डाउट करने लगता है कि जो जिससे वो डायरेक्शन पूछ रहा है वो खुद उसका बेटा है। लॉन्सलॉट ने वेरी सून ये कन्वे कर दिया है कि जो ओल्ड मैन था वो खुद उसका फादर है। और उसने ये भी कन्फेस किया कि वो शाइलॉक के लिए काम करता है, वो छोड़ना चाहता है और बस्सानियों को सर्व करना चाहता है। और जस्ट उसके बाद वहाँ से कौन आता है? बस्सानियो, राइट। बस्सानियो आता है एंड तुरंत लॉन्सलॉट को एज अ सर्वेंट रख लेता है। बस्सानियो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। बस्सानियो ग्रेशियानो को मिलता है वहाँ पे, और ग्रेशियानो और बसानियो ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे बेलमोंट। और ग्रेशियानो जो है उसको बताया जाता है कि बिहेव अच्छे से करना, वरना बेलमोंट नहीं आना। और ग्रेशियानो जो है वो कहता है कि उस दिन रात के लिए इट इज़ ऑल फॉरगिवन, बेलमोंट में ही विल बिहेव नाइसली। इसके बाद हमने देखा एक्ट 2 सीन 3, शाइलॉक की जो डॉटर है वो लॉन्सलॉट को गुड बाय कहती है, और वो कहती है कि लॉन्सलॉट के प्रेजेंस की वजह से उसका जो बाप है शाइलॉक वो ज़्यादा बेरेबल बन गया। जेसिका लॉन्सलॉट को एक लेटर देती है, और वो लेटर पहुंचना चाहिए लोरेंजो को, जो कि बसानियो का सबसे अच्छा दोस्त है। लॉन्सलॉट निकल जाता है और रो पड़ता है टू डिपार्ट फ्रॉम जेसिका। जेसिका अकेली है, वो कन्फेस करती है कि उसका जो फादर है शाइलॉक वो बहुत ही बेकार आदमी है, वो कन्फेस करती है। और वो सोचती है कि मेरा सिर्फ ब्लड रिलेशन है, और उसके जो कर्म है वो बहुत ही अजीब है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। और वो सोचती है कि मैं लोरेंजो से शादी करके क्रिश्चियन बन जाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, सीन नंबर 3। अब ये होता है एक गली में, ठीक है। ग्रेशियानो, लोरेंजो, सलारिनो और सोलेनियो अपने अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। कौन से प्लान्स? टू यूनाइट लोरेंजो विथ जेसिका। ग्रेशियानो परेशान है, वो सोचता है कि ये जो प्लान है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल एग्जीक्यूटेड नहीं है। लेकिन लोरेंजो अश्योर करता है कि बहुत टाइम है इंपॉर्टेंट चीज़ें गैदर करने के लिए, डिस्गाइज होने के लिए, टॉर्च बेरर सिलेक्ट करने के लिए। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो लॉन्सलॉट आता है जेसिका का लेटर लेके। लॉन्सलॉट पहचान लेता है कि ये राइटिंग किसके हैं और किसने लिखे हैं, और जिसने भी लिखे हैं वो बहुत खूबसूरत है। और लॉन्सलॉट लोरेंजो को गुड बाय कहता है। शाइलॉक के घर में घुसता है लोरेंजो और जेसिका को पाने के लिए, और सीक्रेटली लोरेंजो और जेसिका वहाँ से निकल जाते हैं। सलारिनो और सोलेनियो वहाँ से निकलते हैं पहले, और लोरेंजो
ग्रेशियानो को ये कहता है कि जेसिका एक लड़का बन के उसके बाप के घर से भागने वाली है। लोरेंजो जो है एक ग्रेशियानो को एक लेटर देता है और वो ग्रेशियानो को कहता है पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ से निकल जाता है एंड ही इज़ एक्साइटेड फॉर द इवनिंग टू कम। फिर हमने देखा नेक्स्ट सीन, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो है दिस इज सीन नंबर 5, जिसने हमने देखा कि शाइलॉक लॉन्सलॉट को वॉर्न कर रहा है कि बसानियो वो उतना लीनियट नहीं होगा जैसा वो खुद था। लॉन्सलॉट को बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं होगी सोने की और खाने की। शार्लॉक जेसिका को बुलाता है कि और कहता है कि उसको एक पार्टी पे बुलाया गया है और जेसिका को घर का ध्यान रखना चाहिए। और वो शार्लॉक खुद टेंशन में है क्योंकि उसको ड्रीम्स आए थे चोरी के। शार्लॉक ने जेसिका को कहा कि दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और बाहर बिल्कुल भी मत देखना। शार्लॉक जेसिका को एक विस्परिंग आवाज में कहता है कि बी वेरी कॉशियस, कुछ गड़बड़ मत करना। इन द मीन टाइम लॉन्सलॉट जेसिका को ये कहता है कि मतलब इन अ वेरी लो टोन, लो वॉइस वो कहता है कि जब ये डिस्गाइज होके मैस्करेड पार्टी से लोग निकलेंगे तो प्लीज़ विंडो के बाहर देखना। एंड ही इज़ टेलिंग हर बिकॉज उसका जो लवर है वो उस पार्टी में शामिल है, दैट इज़ नन अदर देन लोरेंजो जो उसको भगा के लेके जाने वाला है। और शार्लॉक ने जेसिका को पूछा कि तुम्हारी क्या बात हुई लॉन्सलॉट के साथ। और फिर शार्लॉक कहता है कि लॉन्सलॉट एक अच्छा लड़का है, सिर्फ वो खाता ज़्यादा है, सोता ज़्यादा है। और शार्लॉक फिर निकल जाता है बसानियों को मिलने के लिए। जेसिका गुड बाय कहती है और सोचती है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो शार्लॉक अपनी बेटी घुमा देगा। वी सी द नेक्स्ट सीन हियर। प्लान के मुताबिक ग्रेशियानो और सोलारिनो शार्लॉक के घर के सामने मिलते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि लोरेंजो लेट है। उनको लग रहा था कि क्योंकि कपल है, एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो जल्दी निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ग्रेशियानो जो कि हमेशा फिलोसॉफी झाड़ता रहता है, वो कहता है कि ये जो प्यार होता है वो शुरू में अच्छा होता है, फिर इट बिकम्स बोरिंग। और लोरेंजो फिर उनको ज्वाइन करता है और वो माफ़ी मांगता है लेट होने के लिए और जेसिका को बुलाता है जो कि एक बॉय के रूप में डिस्गाइज्ड है। और जेसिका बाहर निकलती है और वहाँ से फिर एंटोनियो आता है और ही रिपोर्ट्स दैट बसानियो इज सेलिंग फॉर बेलमोंट इमीडिएटली। बसानियो बेलमोंट के लिए निकल रहा है ऐसा एंटोनियो खबर देता है। ग्रेशियानो इज obliged to leave the festivities and join बसानियो at once। ग्रेशियानो जो है उसको बसानियो के साथ तुरंत ही रहना है, ठीक है। फिर आता है सीन नंबर 7। अब बेलमोंट और प्रिंस ऑफ मोरक्को के बीच जो होता है, पोर्शिया और मोरक्को के बीच जो होता है वो सीन नंबर 7 में है। मोरक्को फिर बॉक्सेस चूज करने के लिए जाता है जस्ट लाइक अदर प्रिंस एंड अपनी अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से वो बॉक्सेस सिलेक्ट करता है। वो लीड के पास जाता है और सोचता है कि यार ये ऐसा बॉक्स, इतना गंदा दिखने वाला बॉक्स तो मैं कभी चूज़ ना करूं। फिर वो गोल्डन बॉक्स के पास जाता है और सोचता है कि बेवकूफ़ लोग ही लुक्स पे जाते हैं। एंड फाइनली वो सिल्वर पे जाता है थिंकिंग दैट इंसान को वही मिलता है जो वो डिज़र्व करता है। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर भी पोर्शिया की तस्वीर नहीं होती है, वो फेल हो जाता है। उसके अंदर एक स्कल होता है, स्कल में एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता है और लिखा ये होता है कि मोरक्को या तो फिर जो उसको पढ़ रहा है उसको फटाफट वहां से निकल जाना चाहिए। फिर 8 सीन आता है, ठीक है। अब शार्लॉक को मालूम पड़ गया कि उसकी बेटी भाग चुकी है, ठीक है। सोलेनियो ये सीन सोलारिनो को सुनाता है। शार्लॉक रोता रहता है कि उसने अपनी बेटी भी गंवा दी और बहुत सारे डकेट्स भी गंवा दिए और उसने बहुत ज़ोर से पूरे एरिया में ऐसा एक स्लोगन डाला था कि उसकी बेटी को और उसको खुद को जस्टिस मिलना चाहिए। सोलेनियो ऐसा होप करता है कि एंटोनियो उसका कर्जा वापस दे देगा। अब उसने अगर नहीं दिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि शार्लॉक अपना गुस्सा एंटोनियो पे निकालेगा।
और फिर सलारिनो उसको रिमाइंड करता है कि उसने इंग्लिश चैनल पे एक शिप जो है टूट चुकी थी। एंड सलारिनो को ऐसा लग रहा है कि वो एंटोनियो की थी। और ये दोनों जो है